गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंटर ऑडिट नवंबर 22 बैच की फर्स्ट क्लास में आप सबका मोस्ट वेलकम। हाँ जी, आज से हमारा लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है और लाइव बैच के टाइमिंग्स हमारे 10:30 टू 1 o'clock रहने वाले हैं। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रही है सपोर्ट टीम के पास कि सर लाइव क्लास को कैसे ज्वाइन करना है, मतलब उसमें चैटिंग किस तरह से करनी है। जब आपने लाइव क्लास को ज्वाइन किया है तो राइट हैंड साइड पर एक ऑप्शन आ रही होगी, चैट रूम लिखा हुआ आ रहा होगा, और जब आप उस चैट रूम पर क्लिक करेंगे तो वहां पर एक बैच आ रहा है, नवंबर 22 इंटर ऑडिट बैच। आप उस बैच को सिलेक्ट करेंगे और वहां पर एक बॉक्स अपीयर्ड होगा। उस बॉक्स के अंदर आप अपना कोई भी डाउट टाइप कर सकते हैं, वो मेरे पास आ जाएगा। मेरे पास स्क्रीन लगी हुई है, आपके डाउट उस स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो जो भी आपके डाउट होंगे इन रिलेशन टू टॉपिक्स जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे, वो मैं साइमल्टेनियसली आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। राइट, तो चैट रूम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो टेक्निकल टीम से कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, जहां पर आपको गूगल ड्राइव का लिंक भेजा गया था, सीरियल की भेजी गई थी, उसमें टेक्निकल टीम के नंबर दिए गए हैं। उन नंबर पर कॉल करके आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही हो उसको रिजॉल्व करा लीजिए। राइट, अच्छा, तो अब बच्चों ने चैटिंग स्टार्ट कर दी है, मैसेज आए हैं। अभी 3-4 बच्चों के आए, अर्चना, आयुष, देवी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, आज फर्स्ट क्लास है तो टेक्निकल धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगे। हेमा, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए स्टार्ट करें। अभी तो 4-5 बच्चे के ही मैसेज आए, अरे आने लग गए अब। गोपेश मित्तल, हेलो बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं और आई होप सो कि विद इन 1-2 क्लास के अंदर ये जो चैटिंग का सिस्टम है, लाइव क्लासेस का सिस्टम है, सब लोगों को समझ में आ ही जाएगा। प्रिया टंडन, गुड मॉर्निंग बेटा। अब बच्चे धीरे धीरे करके ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करें सेशन को। अच्छा, पहले तो जल्दी से ये बताओ, ग्रुप 1 के पेपर देकर आए हो या बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे हो? जी, प्रिया, गोपेश, हेमा, अर्चना, आयुष, देवी। हाँ जी बेटा, ग्रुप 1 के पेपर देकर आए हो, खाली ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हो या बोथ ग्रुप की प्रिपरेशंस कर रहे हो? आज अभी मैं 5-10 मिनट तो आपके साथ ऐसी ही डिस्कशन करने वाला हूं। बोथ ग्रुप की, वेरी गुड। आयुष का कहना है सर ग्रुप 1 कंप्लीट, वेरी गुड। ग्रुप 2 पर आ गए हो, ठीक है। अच्छा चलिए, ग्रुप 2 की बात करते हैं। ग्रुप 2 में आपके 4 पेपर आते हैं, एक एडवांस अकाउंट का, दूसरा इंटर में ऑडिट एंड एश्योरेंस का, एफएम इको का एंड EIS SM का। ग्रुप 1 दे दिया, वेरी गुड। चलो, जिन्होंने ग्रुप 1 दे दिया उनके लिए तो ग्रुप 2 बहुत आसान रहने वाला है। 4 पेपर हैं, सिर्फ उन्हीं की तैयारी करनी है। लेकिन जो बोथ ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। ग्रुप 2 की क्लासेस भी कवर अप करनी है एंड एट द सेम टाइम ग्रुप 1 को रिवाइज भी करना है। तो अपनी क्लासेस को एज पर शेड्यूल अटेंड करते रहिएगा। जो टेस्ट आए उनको टाइम पर दीजिएगा, और साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो बोथ ग्रुप के स्टूडेंट हैं, कि अपने ग्रुप 1 के जो पेपर्स हैं उनकी टाइमली रिवीजन जरूर करते रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपके साथ इंटर ऑडिट के पेपर की कुछ बेसिक डिस्कशन करने वाला हूं एंड देयर आफ्टर आज हम कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स को पढ़ेंगे।
हमारा पेपर नंबर 6, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। नंबर 1, क्या सिलेबस है उसकी बात करेंगे हम। बुक्स आपको क्या क्या अवेलेबल होंगी उसकी डिस्कशन है हमारी। आपको क्लासेस कैसे अवेलेबल होंगी, क्या क्लासेस का शेड्यूल रहने वाला है, क्लासेस किस मोड पर रन होंगी, वो सब बातें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके माइंड में कोई और चीज हो जो आप जानना चाह रहे हो, वो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। सबसे पहले तो हम सिलेबस की बात करते हैं। आपके सिलेबस में इन टोटल 13 चैप्टर्स हैं, जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। अभी आपको कोई नोटिंग नहीं करनी, अभी कोई भी नोटिंग नहीं करनी। जब मेन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तब आपको नोट करना है। नंबर 1 पर बात आ जाएगी ऑडिटिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की। जिसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं ऑडिट क्या होती है, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट एग्जीक्यूशन, ऑडिट रिपोर्ट। इस तरह से ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। इन ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते वक्त हम कुछ स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज का जवाब दो, जब आप अकाउंट्स कवर अप करते हैं, अकाउंट स्टडी करते हैं, तो अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स को कुछ स्टैंडर्ड्स रेगुलेट करते हैं। आप बता पाएंगे उन स्टैंडर्ड्स को क्या नाम दिया जाता है, या वो स्टैंडर्ड्स कितनी तरह के हैं? जब अकाउंटिंग की बात आ जाती है, कौन से स्टैंडर्ड्स हैं या उनको क्या नाम दिया जाता है? एनी आइडिया? जवाब आ रहा है जी सर, उनको नाम दिया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, उनको नाम दिया जाता है इंड एएस का। अच्छा, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। लेकिन अब यदि मैं इसी चीज को चेंज करूं, जब आप ऑडिट पढ़ रहे हैं तो क्या ऑडिट के भी अपने कुछ स्टैंडर्ड होंगे? डेफिनेटली हां। तो उन स्टैंडर्ड्स को क्या नाम दिया जाएगा? उन स्टैंडर्ड्स को नाम दिया जाता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो आपके सिलेबस का एक पार्ट, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। नंबर 2 पर आपने ग्रुप 1 में लॉ भी पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा है। और लॉ के अंदर आपने कंपनी लॉ पढ़ा है, आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है, उसके अलावा 2 चैप्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड जनरल क्लॉजेस एक्ट भी पढ़ा। कंपनी एक्ट का लास्ट चैप्टर आपका इंटर लॉ के अंदर ऑडिट एंड ऑडिटर्स का होता था जो रेगुलेट करता था ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजन। तो इन 13 चैप्टर्स में हम कुछ लीगल एस्पेक्ट्स को भी कवर अप करने वाले हैं, जिसके अंदर कंपनीज एक्ट 2013 का चैप्टर नंबर 10 हम कवर अप करेंगे। फिर बात आएगी कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स की, जिसके अंदर हम बात करेंगे कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो वेरियस आइटम्स होती हैं, लाइक असेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, इनकम है, एक्सपेंस है, उनकी जो स्पेसिफिक आइटम्स होती हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल असेट, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, इन्वेंट्री, उन एक एक आइटम को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट किस तरह से एग्जामिन किया जाता है। फिर एक पर्टिकुलर सेक्टर की ऑडिट आएगी, बैंक की, बैंक ऑडिट। और इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट एंटिटीज की ऑडिट को भी हमें कवर अप करना होगा, जिसके अंदर होटल, सिनेमा, क्लब, एनजीओज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, म्युनिसिपैलिटीज, एलएलपीज,
कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सेक्टर वाइज जिनकी ऑडिट हमें कवर अप करनी पड़ेगी। तो हमारे सिलेबस को हम प्राइमरीली इन 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रहे हैं और ये तीनों कैटेगरीज के जितने भी टॉपिक्स हैं इंस्टीट्यूट ने इनको 13 चैप्टर्स के अंदर कवर अप किया है। मैं आपको एक बार चैप्टर्स दिखाऊं, ये रहे। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम होगा नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। चैप्टर नंबर 2 का नाम होगा ऑडिट स्ट्रेटजी, प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। चैप्टर 3 का नेम है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। चैप्टर 4 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। चैप्टर 5 फ्रॉड एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चैप्टर 6 ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। Chapter 7 audit sampling, Chapter 8 analytical procedure, Chapter 9 audit of items of financial statement, Chapter 10 audit of an auditor, 11 audit report, 12 bank audit and Chapter 13 audit of different entities। ये टोटल 13 चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है जिनको हम 54 लेक्चर्स के अंदर कवर अप करने वाले हैं। ये एक कंप्लीट शेड्यूल है चैप्टर वाइज और लेक्चर वाइज कि हम कौन से लेक्चर में कौन से टॉपिक को कवर अप करेंगे और इसी शेड्यूल में हमने मेंशन किया है कौन सी हमारी क्लासेस लाइव होंगी, कौन सी क्लासेस रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी और जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको किस डेट तक अवेलेबल हो जाएंगी। जो हमारे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो है ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स और उन ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं वो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उनको हम लाइव क्लासेस के अंदर कवर अप करने वाले हैं। पहले 4 चैप्टर जहां पर हमारे 22 लेक्चर्स जाएंगे। देयर आफ्टर ये 4 चैप्टर बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर हैं। फ्रॉड का चैप्टर, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ऑडिट सैंपलिंग, एनालिटिकल प्रोसीजर, इनकी रिकॉर्डिंग्स आपको आपकी गूगल ड्राइव पर 30 नवंबर तक अवेलेबल हो जाएगी। चैप्टर 9 अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके अंदर अकाउंटिंग, ऑडिट, लॉ सबका एक मिक्सचर है ये चैप्टर, तो इस चैप्टर को भी मैं लाइव लूंगा। चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर, ये आपका वो चैप्टर है जो इंटरमीडिएट के लॉ के पेपर के अंदर आपका लास्ट चैप्टर होता था। सेक्शन 139 से लेकर सेक्शन 148, जिसके अंदर आप 139 से 148 अलोंग विद कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014 को कवर अप करते थे। बट ऑडिट के पेपर में हम इससे और आगे बढ़ेंगे, एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ेंगे और एक ऑर्डर है जिसका नाम है कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020, उसको भी हमें कवर अप करना है। तो ये आपको अगेन स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स होंगी आपके पास 10 दिसंबर तक अवेलेबल हो जाएंगी। ये आगे का चैप्टर ऑडिट रिपोर्ट, बैंक ऑडिट एंड ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, ये इनकी टेंटेटिव डेट आपके पास है कि 31 दिसंबर तक जो रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल करानी है वो आपकी गूगल ड्राइव पर आ जाएंगी। जो लाइव क्लासेस हैं वो हमारी 22 ये प्लस 6, तो 28 सेशंस हमारे लाइव होने वाले हैं और 26 आपके रिकॉर्डेड सेशंस हैं। तो किस तरह से आपको रिकॉर्डेड सेशंस को भी कवर अप करना है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको गाइड करता चलूंगा। आपको अपने आप स्टार्ट नहीं करना अभी कोई भी लेक्चर रिकॉर्डेड का। तो सबसे पहले तो हम आपको माइंड में यह बिठाना है आपका सिलेबस क्या है। आपके सिलेबस में इन टोटल 13 चैप्टर्स हैं और 13 चैप्टर 3 कैटेगरीज में आते हैं। एक ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स की कैटेगरी है, सेकंड लॉ की कैटेगरी है, थर्ड मिसलेनियस की कैटेगरी है। ये तो बात की हमने सिलेबस की। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पर बुक्स की।
क्या इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 में आपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को यूज किया है, आईसीएआई के स्टडी मटेरियल को? बताइए। यस या नो में तो जवाब दो बेटा। आईसीएआई का मटेरियल, जवाब आ रहा है जी नहीं, जी हां। ओके, यस और नो दोनों जवाब आ रहे हैं। आईसीएआई आपको 2 बुक अवेलेबल कराता है। एक जो इंस्टीट्यूट का मेन स्टडी मटेरियल है, 2 जो इंस्टीट्यूट की एमसीक्यू की बुकलेट है। स्टडी मटेरियल प्लस एमसीक्यू बुकलेट। हम आपको 2 बुक अवेलेबल कराएंगे। एक बुक जो हमारी मेन कॉम्प्रिहेंसिव बुक होगी, दैट विल नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ क्लास नोट्स। क्लास नोट्स तो मैं आपको क्लास में नोटिंग कराऊंगा, आपकी रिटन प्रैक्टिस कराऊंगा। कोई क्लास नोट्स की बुक आपको एज सच अवेलेबल नहीं हो रही, वो नोट्स आपको बनाने हैं। हम आपको जो बुक अवेलेबल कराएंगे वो एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक होगी। नंबर 2 पर आपको एक क्वेश्चन बैंक अवेलेबल कराया जाएगा, जिसके अंदर 3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में हम आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देंगे, दूसरे पार्ट के अंदर चैप्टर वाइज एमसीक्यू होंगे और तीसरे पार्ट में इंटीग्रेटेड केस स्टडीज होंगी। हमारी बुक किस तरीके से डिजाइन है वो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये कॉम्प्रिहेंसिव बुक का चैप्टर नंबर 1 है। इसके अंदर जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है उसी की सीक्वेंस में टॉपिक को अरेंज किया गया है। कोशिश की गई है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज को ही एज सच यूज किया जाए टू द एक्सटेंट पॉसिबल, और जितना उसको सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है वो इसके अंदर किया गया है। तो जो टॉपिक्स की सीक्वेंस है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल वाली है। टॉपिक्स को, उसके कंटेंट को पॉइंट वाइज फॉर्म में हमने कवर अप किया है, और जैसे ही कोई टॉपिक खत्म होगा तो उसके बाद उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के हैं, मॉक टेस्ट पेपर के हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर के हैं या पास्ट एग्जाम के हैं, उनको कवर अप किया गया है हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद। एंड बुक आपकी बिल्कुल अपडेटेड है नवंबर 22 के एग्जाम तक। आज 18th ऑफ नवंबर है और आपका नवंबर 22 में इंटर ऑडिट का पेपर 13 या 14th ऑफ नवंबर को हुआ है, 3 या 4 दिन पहले। उस पेपर को भी इस बुक के अंदर कवर अप किया गया है, जहां जहां पर जो जो क्वेश्चंस आए हैं। जैसे इस चैप्टर की ही बात करें, चैप्टर नंबर 1 की, तो इस चैप्टर के एंड में आपको एक एग्जामिनेशन वेटेज मिलेगी। ये रही मई 18 से लेकर नवंबर 22 के एग्जाम तक क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक पर कितने मार्क्स के। जैसे चैप्टर 1 की बात करें, नवंबर 22 में 2 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 4 मार्क्स का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टॉपिक पर आया है? चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर आया है। जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो अलोंग विद आंसर लगे हुए हैं। जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे उनका डिटेल्ड कंटेंट आपके पास अवेलेबल होता है और उसके बाद उसके क्वेश्चन होते हैं। ये नवंबर 22 का क्वेश्चन है। तो आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से या आरटीपी से, एमटीपी से या पास्ट एग्जाम से, कहीं से भी अलग अलग जगह से मटेरियल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चंस की। वो सारे के सारे क्वेश्चन अरेंज्ड हैं टॉपिक वाइज। हर एक टॉपिक खत्म होता है तो उसके क्वेश्चन है।
अब बहुत सारे बच्चों का फिर ये चीज आ जाती है कि सर ये जो क्वेश्चन है, हम इन क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करना चाहते हैं खाली एग्जाम टाइम में, तो क्या? उसके लिए आपको ये एक बुक मिलेगी जो हमारा क्वेश्चन बैंक है। इस क्वेश्चन बैंक के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का। डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर, डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में वही जो हमारी मेन बुक की क्वेश्चन सीक्वेंस है, वही सीक्वेंस आपको मिलेगी और उसके अंदर डिटेल्ड आंसर, और जो आंसर्स हैं वो पॉइंट वाइज हैं फॉर इजी लर्निंग। आप आंसर्स को आराम से याद कर सकते हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको कितना आंसर लिखना है, वो सब आपको ये बुक हेल्प करने वाली है। इस बुक में भी वही सीक्वेंस यूज की गई है जो आपकी मेन बुक के अंदर सीक्वेंस यूज होगी। और बिगिनिंग में आपको एक टेबल मिलेगी, एक चार्ट मिलेगा जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि मई 18 से लेकर आज तक कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे नवंबर 22 के एग्जाम में इस चैप्टर से 6 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन बैंक आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करने में। एक तो हो गई ये डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। नंबर 2 पर बात आ जाएगी, आपके एग्जाम में 30 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी क्वेश्चन बैंक के दूसरे पार्ट में लगा हुआ मिलेगा। और इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल को, आरटीपीस को, एमटीपीस को अलग से रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में चैप्टर वाइज क्वेश्चन अरेंज नहीं है। हमने क्या किया है, मटेरियल से, आरटीपी से, एमटीपी से चैप्टर वाइज क्वेश्चन उठाए। जैसे चैप्टर 1 के क्वेश्चन पहले सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन 1, 2, 3 अप टू क्वेश्चन नंबर 10 स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है। देयर आफ्टर फिर आपको एमटीपीस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जहां पर भी एमटीपी में क्वेश्चन आया, आरटीपी में क्वेश्चन आया, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। चैप्टर 1 कंप्लीट होगा, फिर चैप्टर 2 आएगा, देयर आफ्टर चैप्टर 3, 4, 5 सो ऑन। तो इसी बुक से आप चैप्टर वाइज भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओगे। ये बात हो गई। अब आपको पता है आपके एग्जाम में इंटीग्रेटेड केस स्टडीज भी आती हैं। 30 मार्क्स के एमसीक्यूज में 16 से लेकर 20 मार्क्स की केस स्टडीज भी पूछी जाती हैं। तो ये केस स्टडी अराउंड 27 केस स्टडीज हैं जो इसी क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको लगी हुई मिलेंगी। और ये केस स्टडी भी सारी जो इंस्टीट्यूट के एमटीपी, आरटीपीस के अंदर है वो है सब। और इसमें जो एक सबसे मेन बात है, इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी या पास्ट एग्जाम जिस ईयर में हुआ उस समय पर जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल था, आपको आंसर सिर्फ वही मिलते हैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल में। बट हमने यहां पर इनको आज के प्रोविजंस की अकॉर्डिंग फुल्ली अपडेट किया है। जैसे एक ऑर्डर होता था कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016, वो चेंज हो गया, अब नया ऑर्डर आ गया कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020। बट क्या 2019 के मॉक टेस्ट पेपर में या रिवीजन टेस्ट पेपर में इंस्टीट्यूट ने चेंज किया होगा कारो 2020 की अकॉर्डिंग? नहीं किया। तो आपको वो पुराना मटेरियल रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। आप इस मटेरियल पर रिलाई कर सकते हैं। हमने इसको पूरी तरह से अपडेट करने की कोशिश की है। और रेफरेंस के लिए कि ये क्वेश्चन कहां से उठाया गया है वो लिखा भी है कि ये क्वेश्चन एमटीपी का है या आरटीपी का है। तो अकॉर्डिंगली आप क्रॉस चेक करना चाहे, कहीं पर कोई डाउट आए तो आप क्रॉस चेक भी, क्रॉस एग्जामिन भी कर सके। फॉर योर रेफरेंस अटेम्प्ट भी दिया गया है। तो इस तरह से हमारे पास से आपको जो बुक्स अवेलेबल होंगी, ये 2 बुक्स अवेलेबल होंगी। एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक और दूसरी आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा जिसके अंदर 3 पार्ट होंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड इंटीग्रेटेड केस स्टडीज का। नाउ अब आगे बात करते हैं, सर
ये जो क्लास का मटेरियल है ये मिलेगा कब, यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब बेटा देखो 13 नवंबर को या 14 नवंबर को आपका एग्जाम हुआ था इंटर ऑडिट का। आज है 18 नवंबर। हमने अपनी तरफ से एट द अर्लीस्ट नवंबर 22 के पेपर को भी इनकॉर्पोरेट किया है और बुक को प्रिंटिंग के लिए भेजा है। अभी बुक की प्रूफ रीडिंग चल रही है कि कहीं पर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, अलाइनमेंट प्रॉपर है या नहीं। जैसे ही उसकी प्रूफ रीडिंग होगी बुक्स प्रिंटिंग में चली जाएंगी और प्रिंटिंग में भी लगभग 3-4 दिन तो लगेंगे और उसके बाद 1 दिन डिस्पैच का लगेगा। तो मान कर चलिए बुक आपके पास 25 या 26 नवंबर तक डिस्पैच हो पाएंगे। मैं मानकर चलता हूं आप कंफर्टेबल होंगे इससे, क्योंकि आपको अपडेटेड बुक्स एज सच मिल रही हैं। हम जल्दी बुक दे देते, बुक देने को तो मैं आपको अक्टूबर में ही प्रिंट करा देता हूं, लेकिन अक्टूबर के अंदर बुक प्रिंट होती तो उसके अंदर मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी या फिर जो नवंबर 22 का एग्जाम है वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाते। तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल अवेलेबल हो, इसीलिए बुक में थोड़ा सा डिले है। और डिले इसी कारण से है कि 13 नवंबर को तो पेपर हुआ है, उसके बाद 10-12 दिन तो लगेंगे ही प्रिंटिंग में, प्रूफ रीडिंग में, डिस्पैच में। लेकिन तब तक के लिए मैं आपको चैप्टर 1 के नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा आपकी गूगल ड्राइव पर ही, ताकि आपकी क्लासेस एज सच चलती रहे। इज इट ओके? हां जी, गोपेश, आयुष, प्रिया, हेमा, बताओ बेटा, इज इट ओके? जी सर, जवाब आ गया जी सर। सर जल्दी से जल्दी अवेलेबल करा देना। हां बिल्कुल बेटा, जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराएंगे। अब इसके बाद फिर बात आती है 3rd नंबर पर, क्लासेस की शेड्यूल की और क्लासेस के मोड की। ये मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिया। इन टोटल 54 क्लास है जिसमें हम 13 चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। एक चैप्टर के ऊपर कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे वो सब इस शेड्यूल में दिया गया है। कौन से लेक्चर्स लाइव क्लास में कवर होंगे, कौन से क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, लाइव क्लासेस का टाइमिंग क्या है, लाइव क्लास कब तक चलेंगी, रिकॉर्डिंग कब तक अवेलेबल होगी, तो वो सब इस शेड्यूल में है। तो मुझे लगता है कि ये जो बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में एक स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी होती है, माइंड में पहले से चीजें चल रही होती है टॉपिक को शुरू करने से पहले कि सर बैच कब खत्म होगा। शुरू बाद में होता है पर सबसे पहले चिंता यह होती है खत्म कब होगा, और वो चिंता अपनी जगह पर जायज है क्योंकि आप लोगों को प्लानिंग करनी होती है रिवीजन्स की, दूसरे सब्जेक्ट्स की, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये शेड्यूल बनाया है कि आपको क्लासेस कब कब कैसे कैसे अवेलेबल होंगी। सिलेबस की बात हो गई, बुक्स की बात हो गई, क्लासेस के शेड्यूल की बात हो गई, और मेरे को आपके साथ क्या क्या डिस्कस करना है, बस मेन तो यही चीजें थी। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में एक और चीज चल रही है। May 23 and November 23 अटेम्प्ट। इस टाइम पर स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि सर हमारा May 23 में अटेम्प्ट है, बट एट द सेम टाइम कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नवंबर 23 को भी शायद से प्लान करके चल रहे होंगे। जिन स्टूडेंट्स का May 23 में अटेम्प्ट है उनके लिए ये बैच पूरी तरह से रेलिवेंट है, इसके अलावा उनको कुछ भी और नहीं करना। हां, जहां तक बात है नवंबर 23 की, कुछ चीजें सुनने में आ रही हैं कि इंस्टीट्यूट न्यू स्कीम को एट द अर्लीस्ट इंप्लीमेंट करने की तैयारी में है, और
नवंबर 23 में शायद से न्यू सिलेबस इफेक्टिव हो सकता है, शायद से। और यदि ऐसा होता है तो क्या ऑप्शन मिलेगी पुराने स्टूडेंट्स को कि वो पुराने सिलेबस की अकॉर्डिंग एग्जाम दें, या कंपल्सरली उनको न्यू सिलेबस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ऐसी अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है, बट जो इंफॉर्मेशन बाहर निकल करके आ रही है उसके हिसाब से ये बातें हैं कि स्टूडेंट को न्यू सिलेबस की अकॉर्डिंग ही एग्जाम देने पड़ेंगे। तो जो स्टूडेंट नवंबर 23 के लिए भी प्लान कर रहे हैं, मैं उनको एक चीज एश्योर कर सकता हूं कि जो सिलेबस इंटर ऑडिट का होगा उसके अंदर जो भी चेंजेस इंस्टीट्यूट करेगा, जहां जहां पर वो चेंज आएगा, उन चेंजेस की ट्रांजिशन क्लासेस हम आपको आपकी गूगल ड्राइव के ऊपर एज सच अवेलेबल कराएंगे। तो इसमें यदि आप अभी अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जो भी चेंजेस इंस्टीट्यूट सिलेबस के अंदर लेकर के आएगा, उन टॉपिक्स का मटेरियल हम आपको इसी गूगल ड्राइव के लिंक पर जैसे ही वो चीजें अनाउंस होंगी, फॉर्मली अनाउंस होंगी, तो वो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक बातें सिलेबस को लेकर, बुक्स को लेकर, शेड्यूल को लेकर एंड मई 23 नवंबर 23 के अटेम्प्ट के कंफ्यूजन को लेकर। तो अब क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यदि आप इजाजत दें तो। जी, आपका मैसेज नहीं आया बड़ी देर से मेरे पास कोई। गोपेश, आयुष, प्रिया, हेमा, जो बच्चे ज्वाइंट हैं वो तो आज मैसेज करो। बाकी बच्चों का कुछ टेक्निकल चल रहा है, अभी हो जाएगा वो भी रिजॉल्व। जी, कंटिन्यू करें। मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा हूं, जब आपका मैसेज आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। अब जी सर, जी सर, ठीक है, चलिए फिर। ओके, गो अहेड का मैसेज आ गया, चलते हैं फिर आगे। आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसके अंदर हम ऑडिट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। एज सच कोई चैप्टर की डिस्कशन नहीं है। जो चैप्टर्स के अंदर कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। जनरल डिस्कशन है सारी, किसी तरह की कोई बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडिटिंग होती क्या है, मीनिंग ऑफ टर्म ऑडिटिंग। यहां से आपको नोटिंग करनी है। अब क्लास नोट्स आपको क्लास के अंदर ही प्रिपेयर करने हैं। ये नोटिंग आपको हेल्प करेगी रिटन प्रैक्टिस में। आपके एग्जाम रिटन है, डिस्क्रिप्टिव पेपर्स आते हैं, तो आप ये नोटिंग करेंगे तो आपकी रिटन प्रैक्टिस होती चली जाएगी। ऑडिटिंग का मतलब क्या है, कैसे हम इस वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं? ऑडिटिंग may be defined as systematic and independent examination किसका? of data, records, statements, operations and performance of an entity
फॉर अ स्टेटेड पर्पस। तो ऑडिटिंग को जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो वहां पर जो वर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, नंबर 1, ऑडिटिंग एक सिस्टेमैटिक एग्जामिनेशन है। ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका? डाटा, रिकॉर्ड्स, स्टेटमेंट्स, ऑपरेशंस, परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी फॉर अ स्टेटेड पर्पस। तो नाउ अब इन्हीं वर्ड्स को हमें डिस्कस करना है। सिस्टेमैटिक वर्ड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सिस्टेमैटिक, जब हम एक चीज को प्रॉपर तरीके से प्लान करके स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी में परफॉर्म करते हैं। तो क्या ऑडिट भी एक सिस्टेमैटिक एक्टिविटी है या एक हैफिजर्ड मैनर के अंदर कंडक्ट की जाएगी? नो, ऑडिट इज अ सिस्टेमैटिक एक्टिविटी, जहां पर एक स्टेज आएगी ऑडिट एंगेजमेंट, देन ऑडिट प्लानिंग, देन ऑडिट एग्जीक्यूशन, देन ऑडिट रिपोर्टिंग। तो सिस्टेमैटिक वर्ड रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? प्रॉपर प्लानिंग को, प्रॉपर प्लानिंग को। सो पहली रिक्वायरमेंट आ गई कि जो ऑडिट है वो एक प्रॉपरली प्लान्ड एक्टिविटी होनी चाहिए। दूसरा वर्ड हमने यूज किया इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या होता है? जो किसी पे डिपेंड ना करे, वो इंडिपेंडेंट है। जैसे आप किसी पे डिपेंड नहीं करते, आप अपने आप ही अपने सारे काम कर सकते हैं, बट काफी चीजों के लिए आप डिपेंडेंट हैं पेरेंट्स के ऊपर, कुछ चीजों के लिए शायद अपने फ्रेंड्स के ऊपर, कुछ चीजों के लिए सोसाइटी के ऊपर। लेकिन जब ऑडिट की बात होती है, ऑडिट इज ओनली एन एक्टिविटी, तो ऑडिटर को जो ये एग्जामिनेशन करनी है वो इंडिपेंडेंटली करनी है। इंडिपेंडेंटली से मतलब जो उसकी नॉलेज है, जो लॉ की रिक्वायरमेंट है, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, उनको ध्यान में रखकर उसको इन डाटा का, रिकॉर्ड्स का, स्टेटमेंट्स का एग्जामिनेशन करना है, बिना मैनेजमेंट के, बिना गवर्निंग बॉडी के, बिना शेयर होल्डर्स के दबाव में, इन्फ्लुएंस में आए। सो इंडिपेंडेंट से हमारा क्या बेसिक मीनिंग आ जाता है? विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर, विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए। एग्जाम में आपको ये वर्ड नहीं लिखने कि विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस या प्रॉपर प्लानिंग। एग्जाम में यदि ऑडिट पूछा जाता है तो आपको सिस्टेमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डाटा, रिकॉर्ड, स्टेटमेंट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी फॉर अ स्टेटेड पर्पस लिखना है। लेकिन जो ये वर्ड यूज किए गए हैं, इन वर्ड्स का मीनिंग तो आपको पता ही होना चाहिए ना। एग्जामिनेशन से हमारा क्या मतलब है? किसी चीज को एग्जामिन करना, और वो चीज मैटर यहां पर क्या है? डाटा हो सकता है, रिकॉर्ड हो सकता है, बिजनेस ऑपरेशंस हो सकते हैं। ऑडिट होती कैसे है फिर? ऑडिट की एग्जामिनेशन, उसके लिए दो मेन एक्टिविटी आती हैं। एक होता है वाउचिंग वर्ड और एक होता है वेरिफिकेशन वर्ड। वाउचर आप सबने सुना होगा। वाउचर क्या होता है? बेसिकली एक ट्रांजैक्शन का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ एन इनवॉइस, इन द फॉर्म ऑफ ए कैश रिसीट, इन द फॉर्म ऑफ ए कैश मेमो। तो जो एक ट्रांजैक्शन का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, उस वाउचर को चेक करना, दैट इज टर्म्ड एज वाउचिंग। वेरिफिकेशन क्या है? जो असेट्स, लायबिलिटीज आप बैलेंस शीट के अंदर दिखा रहे हैं, उनकी एग्जिस्टेंस को, उनकी अक्रेंस को, उनकी वैल्यूएशन को, उनकी प्रेजेंटेशन को, उनके डिस्क्लोजर को चेक करना, दैट इज टर्म्ड एज द वेरिफिकेशन। चैप्टर 9 जो है हमारा, वो पूरा वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। सो ऑडिट वर्ड क्या है? एक सिस्टेमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका? पहला वर्ड यूज किया गया डाटा, और वो डाटा मे बी फाइनेंशियल डाटा और नॉन फाइनेंशियल डाटा। नॉन फाइनेंशियल डाटा, फाइनेंशियल डाटा जैसे
assets, liabilities, income, expense, debtor, inventory, non-financial data, labor hours, इन्वेंट्री की क्वांटिटी, इनकी भी चेकिंग हो सकती है. सो डाटा में भी फिनेंशियल में भी नॉन फिनेंशियल. फिर बात आ गई रिकॉर्ड्स की. रिकॉर्ड्स में हम एग्जांपल ले सकते हैं किसका? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का. फॉर एग्जांपल लेजर्स, सब्सिडियरी बुक्स, डे बुक, सेल बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बीआर बुक, बीपी बुक. तो उन रिकॉर्ड्स का जो एक एंटिटी ने बना रखे हैं उनका एग्जामिनेशन. स्टेटमेंट्स जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई, एक वर्ड है बुक्स ऑफ अकाउंट और एक वर्ड है स्टेटमेंट. जो आपके प्राइमरी अकाउंट्स हैं जिसमें आप सब्सिडियरी बुक्स, लेजर की बात करते हैं, वो रिकॉर्ड है. लेकिन उनसे जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, बैलेंस शीट, P&L account, cash flow statement, these are termed as the financial statement. So there always exists a difference in between the word record and the statement. रिकॉर्ड एक बेसिक रिकॉर्ड है जिसके बेसिस पर आगे जाकर के स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं. सो आपको इन डिफरेंस को हमेशा याद रखना है कि रिकॉर्ड क्या है एंड स्टेटमेंट्स क्या है. और रिकॉर्ड की भी ऑडिट होगी एंड स्टेटमेंट्स की भी ऑडिट होगी. ऑपरेशंस, बिजनेस के ऑपरेशन, दैट मे बी प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, कलेक्शन. बिजनेस की किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी का ऑडिट कराया जा सकता है, उसको ऑपरेशनल ऑडिट बोला जाता है. परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की ऑडिट हो सकती है. मैनेजरियल पर्संस की परफॉर्मेंस ऑडिट हो सकती है जिसको मैनेजमेंट ऑडिट का नाम दे दिया जाएगा. तो एक पर्सन को जो टारगेट दिया गया था उसने अपने टारगेट को अचीव किया या नहीं किया, उसकी इवैल्यूएशन दैट इज टर्म्ड एज द मैनेजमेंट ऑडिट. तो ये क्या है? बेसिकली इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्सन. तो ऑडिट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग की ही होगी, वो नॉन अकाउंटिंग मैटर्स की भी ऑडिट हो सकती है. अब बात आ गई ऑफ एन एंटिटी. क्या एंटिटी से यहां पर मतलब हमारा सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी एंटिटी है? नो, ऑल एंटिटीज, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग है या वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, वो कॉरपोरेट एंटिटीज हैं या फिर वो नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज हैं, किसी भी तरह की एंटिटीज है, सारी एंटिटीज को हम कवर अप करके चलेंगे. किसी भी एंटिटी की ऑडिट हो सकती है. अब बात आ जाती है पर्पस की. किस पर्पस के लिए ऑडिट को कराया जाएगा? डाटा, कोई भी डाटा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप एग्जामिन करा रहे हैं, किस लिए? उस डाटा की, उस रिकॉर्ड की, उस स्टेटमेंट की फेयरनेस को जानने के लिए, उसकी रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए. तो उसके ऊपर एक ओपिनियन एक्सप्रेस करता है ऑडिटर. तो पर्पस क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सप्रेस कर रही है फाइनेंशियल रिजल्ट्स का, फाइनेंशियल पोजीशन का या नहीं? तो ये एक डेफिनेशन है जो अदरवाइज बहुत आसानी से 2 मिनट के अंदर खत्म की जा सकती थी कि मैं बोल देता ऑडिट इज ए सिस्टेमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डाटा, रिकॉर्ड, स्टेटमेंट्स, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी फॉर अ स्टेटेड पर्पस. लेकिन जो की वर्ड्स यूज किए गए हैं उन की वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है. एक एक की वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए. यदि इसी तरह से आप एक एक वर्ड को स्टडी करके चलेंगे तो ये सब्जेक्ट टेक्निकल तो है ही, ये हमारे कोर्स का या हमारे प्रोफेशन का कोर एरिया है. जब भी आप किसी से बात करेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या काम करता है, सीधा सा जवाब आएगा ऑडिट करता है. चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को ऑडिट का प्रोफेशन ही सबसे मेन माना जाता है. तो वो ऑडिट, टैक्स ऑडिट होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट होती है, ऑपरेशनल ऑडिट है. तो जब आपने आगे जाकर इस प्रोफेशन के अंदर जाना है तो आपको
इस सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त माइंड में एक चीज जरूर रखनी है कि ये एक सब्जेक्ट नहीं है, रादर ये सब्जेक्ट के साथ साथ आपका प्रोफेशन भी है। इसके साथ किसी भी तरह की चीटिंग मत करिएगा। ऑब्जेक्टिव यही है कहने का मेरा, ये आपका प्रोफेशन बनना है। और जब मैं बात करता हूं चीटिंग की, सब्जेक्ट के साथ चीटिंग मत करिएगा, तो वो यही है कि जैसे आप दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर ड्यू टाइम देते हैं, इस सब्जेक्ट को भी ड्यू टाइम दीजिएगा। सब्जेक्ट टेक्निकल है, हां, यदि आप इसको ग्रेजुएशन लेवल पर, बीकॉम लेवल पर पढ़ें, वहां पर ये टेक्निकल नहीं है, वहां पर ये बड़ी आसानी से रट्टाफिकेशन के साथ हो जाता है। लेकिन जब हम इसको सीए कोर्स के अंदर पढ़ते हैं, ये प्रोफेशन है सब्जेक्ट के साथ साथ, और आपको पूरी लाइफ इस प्रोफेशन को एक्सरसाइज करना है। तो अभी इसके साथ कोई चीटिंग मत करिएगा। चीटिंग से मतलब है किसी शॉर्ट ट्रिक्स पे आपको नहीं जाना, ड्यू टाइम इस सब्जेक्ट को दीजिएगा चीजों को समझने के लिए। एक एक वर्ड जो आ रहे हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव इन 2 इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स को लेने का यही है कि जो की वर्ड्स हैं, मैं एक बार आपके माइंड में इनको डाल दूं, इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ताकि जब आप चैप्टर 1 से अपनी क्लासेस को स्टार्ट करें, मेन टॉपिक के ऊपर आए, तो आपको वहां पर कोई अजीब फीलिंग ना आए कि ये क्या होता है। तो यदि बेसिक चीजें आपको पता होंगी तो ऐसी कोई फीलिंग आपको आगे जाकर के नहीं आने वाली। इस चीज का ध्यान रखिएगा और बार बार इस चीज को माइंड में लेकर आइएगा। जहां पर भी आपको लगे अरे ये तो बड़ा टेक्निकल हो रहा है, टेक्निकल लैंग्वेज है, याद नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही, तो एक चीज सोच लीजिएगा, बस ये प्रोफेशन है, इसी को जाकर आगे एक्सरसाइज करना है और इसी से पैसे कमाने हैं। तो जब पैसे कमाने वाली बात आ जाएगी ना, तो वो टेक्निकलिटीज भी आप समझना शुरू कर दोगे, स्किप नहीं करोगे। तो कहीं पर भी कोई चीजें टेक्निकल आए, इग्नोर नहीं करना, और टेक्निकल तरीके से ही इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, और ये मानते हुए ये प्रोफेशन है। मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक, क्यों कि आगे जाकर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना आए। आप आज की डेट में शॉर्ट ट्रिक से काम करें तो आगे की प्रॉब्लम लेंगे। मैं नहीं चाहता आगे प्रॉब्लम ले। हां, अभी इन 50-52 लेक्चर के अंदर यदि आपने प्रॉपर टाइम दिया, प्रॉपर तरीके से चीजों को समझा, देन फिर वो प्रॉब्लम नहीं है, रादर एक अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए कि आपने सब्जेक्ट को भी अच्छे से समझ लिया, कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ लिया, टेक्निकल एस्पेक्ट को भी अच्छे से समझ लिया, जो ना केवल आपको इंटर ऑडिट के अंदर पेपर में अच्छे नंबर दिलाएगा, फाइनल में आपको प्रॉपर तरीके से हेल्प करेगा। जब आप फाइनल में जाएंगे तो डेफिनेटली न्यू सिलेबस आ चुका होगा, और न्यू सिलेबस के अंदर पूरी तरह से केस स्टडी बेस्ड पेपर होंगे, जहां पर ये शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट एब्रीविएशन, क्रैमिंग, वो चीजें काम नहीं आएंगी। वहां पर काम आएंगी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग। और सीए खाली इंटरमीडिएट नहीं होती, सीए का मतलब इंटरमीडिएट, फाइनल प्लस ऑल ट्रेनिंग्स है, जिसके बाद आप जाकर आईसीएआई के मेंबर बनते हैं। यदि आप आईसीएआई की मेंबरशिप की तरफ एक स्टेप लेकर चल रहे हैं, आईसीएआई की मेंबरशिप अपने आप में आपके लिए एक, ये कह सकते हैं, ख्वाब है, ड्रीम है, और आगे जाकर जो आपकी पूरी लाइफ का पार्ट बनना है। तो आज इसके साथ किसी भी तरह की शॉर्ट ट्रिक्स, चीटिंग मत करिएगा इस सब्जेक्ट के साथ। चलो, बाकी आप समझदार हैं, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं, लेकिन डिसीजंस आपने लेने हैं। क्या आपको 100 में से 40 नंबर चाहिए, 50 नंबर चाहिए, 80 नंबर चाहिए, या आपको नंबर जो आए ठीक है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो ना केवल आपको फाइनल में हेल्प करेगी और आपकी पूरी लाइफ में हेल्प करेगी। डिसीजन आपको लेना है, क्रैमिंग पर जाना है या कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पर जाना है, शॉर्ट ट्रिक्स पर जाना है या कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है। क्योंकि आज की डेट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे पास जो स्टूडेंट्स के या फिर अदर टीचर्स के साथ जो डिस्कशंस होती है ना, वहां पर स्टूडेंट का नजरिया शायद से बदल गया है, और वो नजरिया ये बदला है कि बस सर हमें तो पास होना है। लेकिन जब वही चीज आ जाती है ना पास होने वाली, तो उसमें एक चीज
मैं आपको और बता देता हूं, जब आप पास होने के बाद, मैं ऐसा नहीं कह रहा आप पास नहीं हो सकते, डेफिनेटली आप पास होंगे, नहीं, पास होने के बाद आगे इंडस्ट्री में जाते हैं ना, तो इंडस्ट्री में जो एक व्यू बनता है सीएस के बारे में, वो ये व्यू है, इनको आता तो है, ठीक, लेकिन अप्लाई नहीं करना आता चीजों को। इन्होंने नॉलेज भर रखी है माइंड में, लेकिन उस नॉलेज की एप्लीकेशन करनी नहीं आती। तो वो एप्लीकेशन तो बेटा तभी आएगी जब चीजों को टेक्निकल तरीकों से आप स्टडी करेंगे। तो आज अपना दिमाग प्रॉपरली अप्लाई करें स्टडीज के ऊपर, सो दैट फ्यूचर में ये जो चीजें हैं ये आपके सामने कोई क्वेश्चन मार्क ना लगाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑडिट के मीनिंग के बाद नंबर 2 टॉपिक हमारा फ्रेमवर्क ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का फ्रेमवर्क ये क्या होता है? आप जब किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई रूल, रेगुलेशन, लॉ काम कर रहा होता है। जैसे आप अकाउंट्स पढ़ते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, टैक्स पढ़ते हैं, इनकम टैक्स एक्ट, आप लॉ पढ़ते हैं, कंपनी लॉ, फेमा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बहुत सारे लॉ हैं जो पीछे काम कर रहे होते हैं। यदि मैं आज आपको कहता हूं कि आपको 10% का टैक्स देना है, 20% का टैक्स देना है, 30% का टैक्स देना है, और आप मुझसे पूछे कहां लिखा है, आई विल से इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है, जीएसटी लॉ में लिखा है, जिस टैक्स की मैं बात कर रहा हूं मैं उसका रेफरेंस आपको दे दूंगा। आपको कहा जाए अकाउंट्स में इस तरीके से काम करना है, आपको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को ऐसे रिकॉग्नाइज करना है, ऐसे उसकी मेजरमेंट करनी है, ऐसे उसका वैल्यूएशन करना है, इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यूएशन, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट ऐसे करनी है। ठीक, तो यदि पूछा जाए कहां लिखा है तो कह दिया जाएगा AS 10 में देख लो, AS 26 में देख लो। तो पीछे रेफरेंसेस होते हैं चीजों के। तो उसी तरह से जब ऑडिट की आपसे बात की जाए कि आप ऑडिट में ऐसे कर रहे हो, आप सैंपलिंग कर रहे हो, आप एनालिटिकल प्रोसीजर कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, तो पूछा जाए कहां लिखा है, ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इसका क्या जवाब है? इसका जवाब है लॉ में लिखा है। आप इंटर लॉ में पढ़कर भी आए हो, ऑडिट एंड ऑडिटर का चैप्टर। कंपनीज एक्ट 2013 के चैप्टर नंबर 10 में सेक्शन 139 से लेकर 148 के अंदर प्रोविजन है। इसके अलावा ऑडिटिंग करनी कैसे है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर लिखा है। उसके बाद डे टू डे के अंदर जब आप चीजों की वेरिफिकेशंस करते हैं, उसमें किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को एग्जामिन करने के लिए किस तरीके से काम करना है, उसके ऊपर इंस्टीट्यूट गाइडेंस नोट देता है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज लाइक आरबीआई होगी, आईआरडीए हो गया, ट्राई हो गया, ये अपने अपने सेक्टर के लिए रेगुलेशंस इशू करते रहते हैं, प्रोनाउंसमेंट्स देते रहते हैं। सो इन दिस मैनर जब आप इन चीजों को पढ़ते हैं तो ऑडिटिंग का फ्रेमवर्क क्या, कहां से मिलता है, उसकी बात करते हैं। हमारा एंटायर ऑडिटिंग का जो फ्रेमवर्क है वो 3 मेन जगह से हमें मिलता है। वो कौन कौन सी है? नंबर 1 लीगल प्रोविजंस, नंबर 2 बी पॉइंट standards on auditing, and C point pronouncements। तो जब हम लीगल प्रोविजंस की बात करते हैं तो लीगल प्रोविजन हमें कहां कहां पर मिल जाते हैं? मैं कुछ वो लीगल प्रोविजंस के बारे में बात करता हूं जो आपने पढ़ रखे होंगे, सुन रखे होंगे थोड़े बहुत। नंबर 1 कंपनीज एक्ट 2013, नंबर 2 इनकम टैक्स एक्ट 1961, नंबर 3 CGST एक्ट 2017। बैंक ऑडिट की बात आ जाएगी तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949।
यदि किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट की बात आ रही होगी तो हम किसका रेफरेंस यूज करेंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का। एलएलपी ऑडिट की बात आएगी तो हम एलएलपी एक्ट 2008 का रेफरेंस यूज करेंगे। मैंने बेसिकली वो लॉ यहां पर लिखे हैं जिनका डिस्कशन हमारे इस सब्जेक्ट में, इस पेपर में इंटरमीडिएट लेवल के अंदर आना है। हम कंपनी लॉ की बात भी करेंगे, इनकम टैक्स लॉ की बात भी करेंगे, जीएसटी लॉ की बात भी करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी बात करेंगे, एलएलपी की भी करेंगे, बैंक्स की भी करेंगे। बैंक ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट, एलएलपी ऑडिट, ये सब हमारे सिलेबस का पार्ट है। फिर बात आ जाती है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कौन इशू करेगा? दो लेवल पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशू होते हैं। जैसे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बीइंग इशूड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उसी तरह से ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ आईसीएआई ये भी क्या इशू करता है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको कौन इशू करेगा? इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ आईएफएसी। आईएफएसी क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट। आज का डे 18th ऑफ नवंबर, और आज 18th नवंबर 22 को एक बहुत बड़ा इवेंट भी आईसीएआई ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स। तो जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अकाउंटिंग बॉडीज है, उनका एक प्रोग्राम आज शुरू होगा बॉम्बे के अंदर, मुंबई में, जो आईसीएआई ने ऑर्गेनाइज किया है। तो आईसीएआई आईएफएसी का एक मेंबर बॉडी है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट का। आज इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर यदि जाओगे तो आपको वर्ल्ड प्रोग्राम की डिटेल मिलेंगी। देखें, यदि मेरे इस आईपैड पर आईसीएआई की वेबसाइट रन हो रही होगी तो दिखाता हूं आपको। ये रहा 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स। अरे, और इसमें आईसीएआई ने इस एडवर्टीजमेंट में लोगो लगाया है किसका? आईएफएसी का, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स का। तो आईएफएसी बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी अकाउंटिंग बॉडीज है, मोस्ट ऑफ द अकाउंटिंग बॉडीज आर द मेंबर ऑफ आईएफएसी। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो स्टैंडर्ड्स इशू किए जाते हैं उनको नाम दिया जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का। जैसे अकाउंट्स में आईएफआरएस होते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, तो उसी तरह से ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और नेशनल इंडियन लेवल के ऊपर जो स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहे हैं, दे आर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बीइंग इशूड बाय ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ आईसीएआई। तो ये हैं क्या, मैं एक बार आपको इनके नाम भी लिखवा देता हूं, क्योंकि अभी याद रहेंगे, बाद में हो सकता है भूल जाओ। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड। आईएफएसी क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स एंड IAASB, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड।
तो ये हो गया हमारा दूसरा एस्पेक्ट जहां से हमें ऑडिटिंग के रिलेटेड प्रोविजंस मिलते हैं। फिर बात आ जाती है थर्ड वर्ड की, दैट इज प्रोनाउंसमेंट्स। प्रोनाउंसमेंट बेसिकली है क्या? जो अपने आप में एक अथॉरिटेटिव रोल प्ले करता है, दैट इज जो फॉर्मल अनाउंसमेंट है दैट नीड्स टू बी कंप्लाइड बाय वेरियस एंटिटीज। वो प्रोनाउंसमेंट्स कौन इशू कर सकता है? एक तो इस प्रोफेशन को इंडिया में इन जनरल रेगुलेट किया जा रहा है बाय द ICAI। तो प्रोनाउंसमेंट्स कौन इशू कर सकता है? इशूड बाय ICAI। या फिर इनको कौन इशू करता है? इशूड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज। जब हम ICAI के रेफरेंस में बात करते हैं तो ये क्या है? बेसिकली दीज आर गाइडेंस नोट्स, वेरियस स्टेटमेंट्स जो ICAI इशू कर देता है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी कुछ प्रोनाउंसमेंट्स इशू करती हैं। उनको कौन कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है? बैंक के रेफरेंस में RBI, इंश्योरेंस कंपनीज के रेफरेंस में IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लिस्टेड कंपनीज के केस में SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ऑडिटिंग के इस एंटायर प्रोफेशन को कौन रेगुलेट कर रहा है? ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो इसकी रेगुलेशन से रिलेटेड है। कुछ जगह पर हमें लॉ के प्रोविजंस देखने को मिलेंगे, कुछ प्लेसेस पर हमें स्टैंडर्ड्स की बातें मिलेंगी, कुछ जगह पर हमें फॉर्मल अनाउंसमेंट्स मिलेंगी जिनका हमें ध्यान रखना है। इसके रेफरेंस में मैं अब आपको एक बार वापस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर लेकर चल रहा हूं। ये हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको एक लिंक मिलेगा रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज के लिंक में आप जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे चीजें देखने को मिलेंगी। एक वर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो सबसे पहला वर्ड है। फिर ICAI के वैल्यूएशन स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर लोकल बॉडीज, स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट, लिस्ट ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट, गाइडेंस नोट्स, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। इस पर क्लिक करिएगा एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के ऊपर। तो यहां पर आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड्स देखने को मिलेंगे। स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ये इंस्टीट्यूट ने ICAI ने इशू कर रखी हैं। ये सब प्रोनाउंसमेंट्स के अंदर कवर होते हैं। और क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इशू की है तो क्या इंस्टीट्यूट के जो मेंबर्स हैं जब वो ऑडिट कर रहे हैं या एश्योरेंस का फंक्शन कर रहे हैं या रिव्यू का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो यदि उस एक्टिविटी के रिलेशन में ICAI ने कोई स्टैंडर्ड इशू कर रखा है तो क्या उसका कंप्लायंस करना जरूरी हो जाता है? यस, बिकॉज इट इज फॉर्मली अनाउंस्ड बाय द ICAI। और आप यदि ICAI के मेंबर हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है आप इन चीजों से अबाइड हैं, आप इन चीजों को फॉलो करेंगे व्हाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट। तो ये कुछ चीजें हैं जो टाइम टू टाइम हम लोग देखेंगे। अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं आपको इधर से उधर से इधर घुमाता रहूंगा। ऑब्जेक्टिव यही है, आपको वो सारी चीजें दिखाना जहां से हम इस ऑडिट को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा फ्रेमवर्क। अब इसके बाद एक वर्ड आता है टाइप्स ऑफ ऑडिट का। ऑडिट होती कितनी तरह की है? ऑडिट प्राइमरीली दो तरह की होती है। एक तो होती है स्टैट्यूटरी ऑडिट। जब मैंने वर्ड यूज कर दिया स्टैट्यूटरी, तो इसका मतलब है मैं बात कर रहा हूं उस ऑडिट की विच इज बीइंग रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ, स्टैट्यूटरी। और दूसरा मैंने वर्ड यूज किया वॉलंटरी ऑडिट। वॉलंटरी ऑडिट वो है
जो आपने अपनी मर्जी से, अपनी विलिंगनेस से, बिना किसी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के करवाई है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर एक पर्सन क्यों वॉलंटरी ऑडिट को अपनी मर्जी से क्यों खर्चे को करेगा? बेटा, ऑडिट के अपने कुछ फायदे होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस होती है, कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो डिराइव्ड होते हैं। आप ऑडिट से अकाउंट्स के अंदर जो मिस स्टेटमेंट्स हैं उनको हो सकता है आइडेंटिफाई कर लें। हो सकता है ऑडिट के दौरान आपको पता चले कि जो पॉलिसीज यूज की गई थी अकाउंट्स को बनाते वक्त, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त, दैट वर नॉट अप्रोप्रिएट, दैट वर नॉट रेलिवेंट। तो कुछ पर्सन्स जिनके ऊपर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं भी है ऑडिट कराने की, बट स्टिल दे गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड, तो वो पर्सन जो ऑडिट करा रहे होते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है वॉलंटरी ऑडिट का। तो अब मैं आपके साथ जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं दैट इज टाइप्स ऑफ ऑडिट। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अभी मैं जो आपको ये टॉपिक करवा रहा हूं सारे, मैंने पहले भी बोला, ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक किसी चैप्टर का नहीं है। मैं इन जनरल आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस कर रहा हूं ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, आज के लेक्चर में भी और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसके अंदर भी। पॉइंट नंबर 3, टाइप्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट कितनी तरह की है? हम इसको 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, 2 टाइप्स। नंबर 1, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड नंबर 2, वॉलंटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट से हमारा क्या मतलब है? ऑडिट दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। वॉलंटरी ऑडिट, ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ। जब हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट की, तो क्या इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर सकते हैं? जी हां। ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। जिन स्टूडेंट्स ने इंटर लॉ के अंदर चैप्टर नंबर 10 पढ़ लिया, सेक्शन 139 से 148, वो तो इसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। कंपनी एक्ट के अंदर सेक्शन 143 के अंदर ऑडिटर को कहा गया है, ऑडिटर आपको ऑडिट करनी है किसकी? बुक्स ऑफ अकाउंट की एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। और इस ऑडिट को क्या नाम दिया जाता है? इस ऑडिट को नाम दिया जाता है फाइनेंशियल ऑडिट। इसी तरह से कंपनी एक्ट के अंदर एक और ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, और वो ऑडिट कौन सी है? कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की ऑडिट। ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। और उसको क्या नाम दिया जाता है? कॉस्ट ऑडिट का। तो क्या ये दोनों ऑडिट अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ हो रही हैं? तो क्या ये दोनों ही स्टैट्यूटरी ऑडिट है? डेफिनेटली हां, ये दोनों ही ऑडिट कौन सी हैं? ये दोनों ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट हैं। फिर बात आती है, क्या सर आप कोई और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं? मैं भी दे सकता हूं, आप भी तो दे सकते हैं। बताएंगे जरा, मैं चेक करूं वापिस की मैसेज आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हां जी,
किसी और लॉ के अंदर जो आपने ऑडिट पढ़ी हो। मुझे लग रहा है चैटिंग में कुछ इशू है, चैलेंज है। हाँ जी बेटा, कोई मैसेज भेजो। गोपेश, आयुष, अग्रवाल, प्रिया, हेमा। आई थिंक देयर इज सम चैलेंज। चलो कोई नहीं। एक काम और करिएगा कि काफी स्टूडेंट्स वैसे भी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो लाइव क्लासेस की जगह गूगल ड्राइव बैकअप पर हैं। तो यदि चाहे गूगल ड्राइव पर हैं या लाइव एट होम बैच में हैं या सेंटर पर क्लास कर रहे हैं, तो यदि कोई भी डाउट क्लास के अंदर ड्यूरिंग द क्लास डिस्कस नहीं भी हो पाता, तो आप आफ्टर द क्लास भी मेरे से डाउट ले सकते हो। और जो आपको गूगल ड्राइव लिंक की मेल मिली होगी, उस मेल के ऊपर आपको फोन नंबर भी मिला होगा जिस पर आप डाउट ले सकते हैं। ईमेल आईडी भी उसमें मेंशन है जिस पर आप डाउट ले सकते हैं। और टेक्निकल सपोर्ट के लिए कि यदि लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने में कोई चैलेंज आ रहा है, इवन जिन स्टूडेंट्स ने गूगल ड्राइव की ऑप्शन भी ली है, वो भी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स उसके अंदर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। सिर्फ एक स्ट्रीमर उसमें अंदर होता है शायद, वो आप टेक्निकल टीम से कोऑर्डिनेट करके लाइव बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं जब वो लाइव क्लास चल रही होती है। तो लाइव क्लास इज बेसिकली एक फैसिलिटी है जो आप लाइव क्लास के अंदर अपने डिस्कशंस, अपने कोई डाउट है उसको रेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी भी रीजन से आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं, आपका रेगुलर कॉलेज है या फिर आपकी कोई और क्लास क्लैश कर रही है, और व्हाटसोएवर द रीजन इज, फैमिली के भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो यदि आप क्लास को बाद में गूगल ड्राइव पर देख रहे हैं, देन आल्सो यदि कोई भी डाउट है तो उसके लिए मोबाइल नंबर एज वेल एज ईमेल आईडी की डिटेल आपको गूगल ड्राइव पर मिलेगी। और लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए या फिर चैटिंग करने के लिए कोई सपोर्ट चाहिए, कोई टेक्निकल इशू आ रहा होगा, तो वो भी गूगल ड्राइव के अंदर टेक्निकल टीम के गूगल ड्राइव लिंक की जो मेल है उसके अंदर टेक्निकल टीम के नंबर हैं, उनसे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। नंबर 2, दूसरी हमारी ऑडिट आ जाती है अंडर द फिस्कल लॉज या रेवेन्यू लॉज। फिस्कल लॉ और रेवेन्यू लॉज, और इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? ऑडिट अंडर सेक्शन 44A(b) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अर्लियर सीजीएसटी एक्ट के अंदर भी एक ऑडिट होती थी सेक्शन 35 में, जिसको फिनेंस एक्ट ने रिमूव कर दिया था। तो आज जीएसटी ऑडिट नहीं होती है। तो आज हमारे पास फिस्कल लॉज में जो एग्जाम्पल अवेलेबल है, रेवेन्यू लॉ के अंदर जो एग्जाम्पल है, दैट इज ऑडिट अंडर सेक्शन 44A(b) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। नंबर 3, ऑडिट अंडर अदर लॉज। जैसे बैंक ऑडिट अंडर द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ऑडिट ऑफ एलएलपी under the provisions of LLP Act 2008, audit of cooperative societies under the provisions of Cooperative Societies Act 1912। तो जहां पर भी किसी ऑडिट की रिक्वायरमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ,
तो हम उस ऑडिट को क्या नाम देंगे? हम उसको नाम दे देंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट का। बट यदि ऑडिट एक पर्सन ने नॉट अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉ रादर अपनी विलिंगनेस के ऊपर कराई है, देन उसको वॉलंटरी ऑडिट का नाम दिया जाएगा। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? ऑडिट, वो तो ऊपर आई गया, नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? ऑडिट बाय एन एंटिटी, when required by बैंक्स। बैंक ने मांग ली ऑडिट रिपोर्ट, क्यों? बैंक में गए थे लोन लेने। अब जब लोन लेने गए तो बैंक ने कहा ऑडिट रिपोर्ट लाओ। बैंक वाले को बोला हमारी तो ऑडिट होती नहीं है, ऐसे ही लोन दे दो। बैंक ने कहा ऐसे तो हम लोन देते नहीं, ऑडिट करा कर ले आओ। तो ऐसे केस में बेशक लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है, लोन लेना है, ठीक है भैया ऑडिट करा लेंगे। इसी तरह से कोई ग्रांट लेनी थी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के पास पहुंचे, डिपार्टमेंट के पास पहुंचे, डिपार्टमेंट ने कहा फाइनेंशियल्स दिखाओ, हमने फाइनेंशियल दिखा दिए। अब फाइनेंशियल ऑडिटेड नहीं थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने कहा इन पे मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं, ये तो आपने खुद बना रखे हैं। तो हमने बोला हम खुद ही तो बनाएंगे, और कौन बनाएगा? डिपार्टमेंट वाले बोले हाँ बनाओगे तो खुद ही, अब बनाओगे खुद ही तो इसमें गड़बड़ भी करोगे। हमने कहा नहीं नहीं हमने कोई गड़बड़ नहीं की। तो डिपार्टमेंट वाले ने क्या बोला होगा? मैं कैसे विश्वास करूं? हाउ आई कैन ट्रस्ट ऑन यू? तो हमारा रिप्लाई होगा भाई साहब कैसे ट्रस्ट करोगे बता दो। माइंड में आ रहा होगा अक्सर ये पैसे लेने की बात कर रहा है, रिश्वत की बात कर रहा है। नहीं, उल्टा ही मत सोचो, हमेशा ये बात कर रहा है ऑडिट की। ये कह रहा है किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से जाकर के चेकिंग करा कर लाओ कि आपने जो ये अकाउंट्स बनाए हैं ये सही है या नहीं। रिश्वत तो बाद में देखेंगे, पहले फॉर्मेलिटी तो पूरी कर लो। तो हम आपकी ऑडिट रिपोर्ट देखना चाहते हैं। तो यदि ऑडिट रिक्वायर्ड है बाय बैंक फॉर लोन, बाय गवर्नमेंट किस लिए? फॉर ग्रांट्स, तो हम ऐसी ऑडिट को, बेशक वो किसी लॉ की रिक्वायरमेंट में नहीं थी, लेकिन वो रिक्वायर्ड की गई थी बाय अ बैंक, बाय गवर्नमेंट। और आप किसी क्रेडिटर से लो, आप किसी पर्सन से कोई गुड्स खरीदने जाओ, किसी पर्सन से फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगो, किसी पर्सन से उसकी नॉलेज शेयरिंग की बात करो, किसी पर्सन से कॉपीराइट्स के राइट्स को यूज करने की बात करो। इन दैट केस यदि वो पर्सन कहता है मैं आप पर रिलाई तो कर सकता हूं बट मुझे आपकी फिनेंशियल्स को एग्जामिन करना है, लेकिन वो आपके फिनेंशियल्स जो हैं वो ऑडिटेड होने चाहिए, देन ओनली मैं आपके साथ किसी तरह की डीलिंग कर पाऊंगा या मैं आपको असिस्ट कर पाऊंगा। तो वो चीजें लॉ में रिक्वायर्ड नहीं थी, वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, बैंक ने, गवर्नमेंट ने डिमांड की थी। तो ऐसी ऑडिट को हम क्या नाम देते हैं? इसको नाम दिया जाता है वॉलंटरी ऑडिट का। तो दो तरह की ऑडिट है, एक स्टैट्यूटरी ऑडिट और दूसरी वॉलंटरी ऑडिट। आई होप ये टॉपिक भी क्लियर होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनमें से एक चीज और बता दूं आपको, यदि किसी भी टॉपिक में अभी एट प्रेजेंट कहीं पर कोई डाउट भी आ जाए तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ऑडिट के कुछ की वर्ड्स आपकी नॉलेज में डालना है, आपको उन वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा ज्ञान देना है, ताकि उसके बेसिस पर जब हम आगे मेन चैप्टर्स को पढ़ें तो आपको ये सारे वर्ड सुने सुनाए लगें और आप इनको कॉन्सेप्चुअली और ज्यादा बेटर क्लैरिटी के साथ पढ़ सकें। तो कहीं पर कोई चीज आपको ऐसा लगे कि नहीं ये कॉन्सेप्ट अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ या इसकी डिटेल तो हमने की ही नहीं, तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। इनकी डिटेल हम आगे जाकर के जब मेन चैप्टर्स पढ़ेंगे वहां पर आएगी। नंबर 4, अभी हमने बात की ऑडिट की, अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं ऑडिटर की। ऑडिटर कितनी तरह के होते हैं? ऑडिटर भी दो तरह के होते हैं। जैसे कि ये जो नाम बताए गए थे ऊपर ऑडिट के,
स्टैट्यूटरी ऑडिट, वॉलंटरी ऑडिट। तो उसी तरह से ऑडिटर भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो गया, वॉलंटरी ऑडिटर हो गया। लेकिन हम जनरली इसको जो क्लासिफाई करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को एक्सटर्नल ऑडिटर या वॉलंटरी ऑडिटर को इंटरनल ऑडिटर कह सकते हैं। बट देयर इज ए डिफरेंस। एक्सटर्नल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर में, स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड वॉलंटरी ऑडिटर में कुछ माइनर डिफरेंस है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ये वो ऑडिटर है जो लॉ की रिक्वायरमेंट के अंदर आई गई ऑडिट को कर रहा होगा। वॉलंटरी ऑडिटर ये वो ऑडिटर है जो वॉलंटरी ऑडिट को कर रहा होगा। बट जो जनरली वर्ड यूज किए जाते हैं ऑडिट टर्मिनोलॉजी के अंदर, वो एक्सटर्नल ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर या स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर, ये दो वर्ड यूज किए जाते हैं। मैं पहले आपको इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बताता हूं, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे हम। टाइप्स ऑफ ऑडिटर। ए, एक्सटर्नल ऑडिटर। बी, इंटरनल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर is a professionally qualified person. Internal auditor may or may not be professionally qualified. Though under the provisions of Companies Act 2013, यदि आपको याद आ रहा हो, आपने एक चैप्टर पढ़ा था इंटर लॉ में जिसका नाम था अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का, और उसका लास्ट सेक्शन था सेक्शन 138 का, इंटरनल ऑडिट। सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट में लिखा गया था कौन सा पर्सन इंटरनल ऑडिटर हो सकता है, और वहां बताया गया था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक कोस्ट अकाउंटेंट या एनी अदर सच प्रोफेशनल एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड। तो कंपनी लॉ में तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेशनल ही इंटरनल ऑडिटर हो सकता है। बट अदर देन कंपनी लॉ यदि कोई एंटिटी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करती है, दैट पर्सन मे और मे नॉट बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड, क्योंकि लॉ की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। दिस पर्सन is external to the organization. एंटिटी से, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का होगा, और इसलिए हम इसको also known as the statutory auditor when appointed under the requirements of any law। तो इस एक्सटर्नल ऑडिटर को हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर का नाम भी देंगे जब इसको किसी लॉ की रिक्वायरमेंट के अंदर अपॉइंट किया गया हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ऊपर वाले चीज से इसको रिलेट करते हैं। यदि कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट के अंदर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म कंपनी से बाहर की है, तो वो एक्सटर्नल भी है, और क्योंकि वो कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट के अंदर अपॉइंट हुई है, तो उसको क्या नाम दिया गया? उसको नाम दिया गया स्टैट्यूटरी ऑडिटर का। और वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या है? एक्सटर्नल टू दी ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से एक बैंक ने ऑडिटर को अपॉइंट किया, वो ऑडिटर एक सीए फर्म है, तो जो सीए फर्म है वो कौन है? एक्सटर्नल है। लेकिन अब मान लो इंटरनल ऑडिट के लिए कंपनी ने एक सीए फर्म जो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपॉइंट किया, तो
यहां पर हमारे लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है तो वो इंटरनल ऑडिटर, लेकिन है वो कंपनी के बाहर का, तो क्या मैं उसको एक्सटर्नल ऑडिटर या स्टैट्यूटरी ऑडिटर का नाम दे सकता हूं? नहीं दे सकता। इंटरनल ऑडिटर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का भी हो सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हां, एक्सटर्नल ऑडिटर हमेशा बाहर का होगा, बट इंटरनल ऑडिटर अंदर का भी हो सकता है और बाहर का भी हो सकता है। नाम इंटरनल है बट मे बी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, बहुत सारी कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज की इंटरनल ऑडिट बड़ी बड़ी सीए फर्म या एमएनसीज करती हैं, जैसे बिग फोर, डिलॉयट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ईवाई। इनके पास बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की इंटरनल ऑडिट है। अब है तो ये इंटरनल ऑडिट, लेकिन ये तो कंपनी से बाहर के पर्सन है, ये तो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंसल्टिंग फर्म्स हैं। तो इंटरनल ऑडिटर जरूरी नहीं है कि वो कंपनी के अंदर का ही हो, वो कंपनी से बाहर का भी हो सकता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। इंटरनल ऑडिटर में or may not be internal to the ऑर्गेनाइजेशन। तो जरूरी नहीं है कि जो इंटरनल ऑडिटर है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही कोई व्यक्ति हो, वो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। वन 138 आपने पढ़ा हुआ है, मैं उसका एक छोटा सा नोट आपको लिखवा रहा हूं। नोट, एज पर requirements of section 138 of Companies Act 2013, certain companies are required to appoint internal auditor for internal audit function। तो अब ये जो इंटरनल ऑडिट है, इसकी रिक्वायरमेंट कहां से आई? कंपनी एक्ट 2013 से आई। क्या इसको मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट का नाम दे दूं? नहीं। सच ऑडिट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज statutory audit as the objective of this audit is to facilitate or assist the management। मैनेजमेंट को असिस्ट करना था इंटरनल ऑडिट का पर्पस। तो बेशक ये इंटरनल ऑडिट अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ थी, सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, बट फिर भी मैं इसको स्टैट्यूटरी ऑडिट का नाम नहीं दे सकता, इट रिमेन्स इंटरनल ऑडिट। एक और नोट लिखिए, अ पर्सन external to the organization if appointed by the entity for
इंटरनल ऑडिट पर्पसेस मैं उसको एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं कह सकता, कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एक्सटर्नल ऑडिटर। तो ये दो एक्सेप्शन है जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ ऑडिट लॉ की रिक्वायरमेंट में होने के बावजूद स्टैट्यूटरी नहीं कहलाई जाएंगी और कुछ ऑडिटर एक्सटर्नल होने के बावजूद एक्सटर्नल नहीं कहलाए जाएंगे। मान लो आपकी एक कंपनी है, उस कंपनी में इंटरनल ऑडिटर की रिक्वायरमेंट है। आपने मुझे अप्रोच किया कि मैं आपकी कंपनी की इंटरनल ऑडिट कर दूं। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास समय है और मुझे ऑडिट की थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, मैं आपकी ऑडिट कर दूंगा। और आपकी और मेरी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई। मैंने आपके यहां इंटरनल ऑडिट की, अपने चार्जेस लिए, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट मैं बनाता हूं और आपको देता हूं, जिसके बेस पर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करेक्टिव एक्शंस को टाइम टू टाइम लेते रहते हैं। तो मैं आपका एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं आपके द्वारा बताई गई रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करता हूं, बट आई एम अ फ्रीलांसर। मैं अपने आपको आपके यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में एसोसिएट कर रहा हूं, नॉट इन कैपेसिटी एज एन एम्प्लॉय। तो मैं आपसे एक्सटर्नल हूं, लेकिन मुझे अपॉइंट किया गया था फॉर इंटरनल ऑडिट पर्पस। बेशक मैं एक्सटर्नल हूं टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे एक्सटर्नल ऑडिटर कभी नहीं कहा जाएगा। हमेशा मैं क्या रहूंगा? इंटरनल ऑडिटर ही रहूंगा। तो इस तरह से ये दो एक्सेप्शन है कि कुछ ऑडिट लॉ की रिक्वायरमेंट में है, बट स्टिल हम उसको स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कहेंगे। और कुछ ऑडिटर एक्सटर्नल हैं ऑर्गेनाइजेशन के, बट स्टिल वो एक्सटर्नल नहीं कहलाए जाएंगे, दे रिमेन्स एज द इंटरनल ऑडिटर। इसके मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और लिखवाता हूं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया अभी। वो एबीसी लिमिटेड अपॉइंट मेसर्स रामश्याम एंड एसोसिएट्स, a CA firm, as its internal auditor on a remuneration of rupees 1 lakh. Whether Messrs Ramsham and Associates can be considered as एक्सटर्नल ऑडिटर? क्या जवाब आएगा? आंसर आएगा नो। जब आपने इनको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया है तो ये इंटरनल ही कहलाए जाएंगे ना, एक्सटर्नल थोड़ी कहलाए जाएंगे। ये एक आउटसाइड सीए फर्म थी, क्या ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर कहलाए जा सकते हैं? As appointment was made as per requirements of section 138 of Companies Act 2013, whether such engagement can be considered as
स्टैट्यूटरी ऑडिट। नंबर 1 क्वेश्चन मैंने आपसे कहा क्या मैं एक्सटर्नल ऑडिटर मानूं क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के पर्सन है। नंबर 2 पर मैंने कहा क्योंकि ये 138 की रिक्वायरमेंट के अंदर है तो क्या मैं इसको स्टैट्यूटरी ऑडिट मान सकता हूं। इसका भी सीधा सा जवाब आएगा नो सर, नो, बिग नो, नहीं मान सकते। ये दोनों ही पॉइंट हमारी जो ऊपर 2 एक्सेप्शन मैंने आपको लिखवाई थी उसके बेसिस पर थी। सो ये हमारा टॉपिक था अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिटर का। तो 4 टॉपिक हमने अभी कवर किए। नंबर 1 ऑडिट का मीनिंग, नंबर 2 पर हमने बात की फ्रेमवर्क ऑफ ऑडिटिंग की, नंबर 3 पर हमने बात की टाइप्स ऑफ ऑडिट की, एंड नंबर 4 पर हमने बात की टाइप्स ऑफ ऑडिटर की। तो अब एक काम करते हैं, 10 मिनट का एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। राइट, चलिए।